हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें पहला थ्योरम होगा मोरेरास थ्योरम। सेकेंड थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लिविलिस थ्योरम। इसके अलावा हम कुछ इनइक्वालिटीज़ देखेंगे, जैसे कि कॉची इनइक्वालिटी, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉची इंटीग्रल फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग नंबर। अब तक हम लोग ने कॉची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट देखा था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे थे, कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हम इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग नंबर के बेसिस पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को आप सारे वीडियो देखोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे वीडियो को कंटिन्यू देखो और पीपीटी वगैरह आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कोरोलरी, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसी के बेसिस पे है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसके बाद जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है मोरेरास थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा क्या है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया है, वो एनालिटिक है। अब हमको पता है कि अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, जो इमेज आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, u और v, जिसमें u रियल पार्ट है, v हमारा इमेजनरी पार्ट है। अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन D पे, तो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं u और v के, वो एग्जिस्ट होते हैं और वो कंटिन्यूअस होते हैं उस डोमेन पे। यानी कि अगर किसी डोमेन पे कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल और इमेजनरी पार्ट क्या होना, का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए और उस डोमेन पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी है कि एफ डैश जेड क्या हो जाता है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई वी वाई माइनस आई यू वाई। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसी से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सी आर इक्वेशन भी डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें एनालिटिसिटी चेक करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये मोरेरास थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इस किसी डोमेन पे और इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज कंटूर के अराउंड अगर जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोर्ड पे अच्छे समझते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो हम लोग इसको बोर्ड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मोरेरास थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से ही पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले आपका मोरेरास थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो मोरेरास थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि इफ एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस इन अ रीजन डी, in a region D, and if the integral C f of z dz taken around any closed contour in D vanishes, then f of z is analytic in D. is analytic in D. अब थोड़ा ध्यान से सुनो। तो मोरेरा थ्योरम को जो स्टेटमेंट है कि अगर f ऑफ z एक कंटिन्यूअस है इन ए रीजन D, और अगर मैं कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं उसके अराउंड जो इंटीग्रेशन अगर जीरो आता है, वेनिसेस मतलब जीरो, देन एफ ऑफ जेड एनालिटिक इन अ डोमेन डी। तो जो हम कॉची इनइक्वालिटी, अब तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया है, कॉची इनइक्वालिटी क्या कहता था कि अगर फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक है और अगर वो क्लोज कंटूर है तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा ओवर दैट कंटूर इज जीरो। तो उसी का कन्वर्स, एग्जैक्ट कन्वर्स तो नहीं बोल सकते, बट उसी के कन्वर्स में क्या है हमारा मोरेरास थ्योरम है। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो कॉची थ्योरम क्या था कि मान लो अगर कोई आपके पास एक डोमेन गिवन है डी, ठीक है, ये डोमेन गिवन है
और अगर इसमें अगर आप कोई भी क्लोज कंटूर ले लो सी, अगर फंक्शन एनालिटिक है पूरे डोमेन पे, तो कोई भी क्लोज कंटूर के अराउंड जो इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये कॉची इंटीग्रल था। लेकिन मोरेरास थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी डोमेन पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूअस, मान लो इस डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर मैं कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं, कोई भी क्लोज कंटूर, और इंटीग्रेशन क्या हो रहा है 0, तो देन एफ क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एफ इज अ एनालिटिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई कंटूर गिवन है, उस हर एक कंटूर के अराउंड इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन पे, और इस डोमेन पे कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं और इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए 0, देन एफ इज एनालिटिक इन डी। तो ये स्टेटमेंट कहता है मोरेरास थ्योरम का। और क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली इसके बेसिस पे बनते हैं कि अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा, मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट गिवन है और वो कौन सा थ्योरम है। तो ये क्वेश्चन तो नेट वगैरह में तो नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि सेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन नेट में क्वेश्चन क्या होगा, आपके सामने स्टेटमेंट गिवन होगी और फिर उसमें इंप्लीकेशन होगा, 4 इंप्लीकेशन होगा कि फंक्शन बाउंडेड है, एनालिटिक है, एनालिटिक सम पॉइंट है, एनालिटिक एवरीवेयर है। तो इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो कंडीशन क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और किसी भी क्लोज कंटूर में इंटीग्रेशन 0 है, तो देन एफ इंप्लाई, उसके बाद 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मोरेरास थ्योरम पे पूछे जाते हैं। एक आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको मोरेरास थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते। इसी से रिलेटेड एक कोरोलरी है, हमने मोरेरास थ्योरम को देखा, इससे रिलेटेड कोरोलरी देखो कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी पे, मतलब सिंपल ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी ले रहे हो और वहां पे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तो अगर मैं कोई भी z0 पॉइंट ले लूं इन डी डोमेन के अंदर, कोई भी z0 पॉइंट ले लूं, तो एक कैपिटल एफ ऑफ जेड जो डिफाइन करूंगा, मैं एक डिफाइन करूंगा कैपिटल एफ ऑफ जेड, जो कि इंटीग्रेशन होगा इस z0 से लेके z तक एफ ऑफ जाय, ये एक डमी वेरिएबल है, इससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एनालिटिक होता है उस डोमेन पे। तो सिंपल जैसे हमारा मोरेरास थ्योरम है, उसी का कॉन्सिक्वेंस है कोरोलरी कि अगर आप के पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है और वहां पे फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो एक पॉइंट ले लो उसके अंदर और ये इंटीग्रल डिफाइन कर दो, तो जो इंटीग्रल आएगा वो भी उस डोमेन पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो ये मोरेरास थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस एक कोरोलरी निकल के आया। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लिवलिस थ्योरम कि जितने भी एंटायर और बाउंडेड फंक्शन होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज अनबाउंडेड। तो ये 2 रिजल्ट है, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चन पूछेगा इस पे लिवलिस थ्योरम पे। और सिंपल सा स्टेटमेंट भी है कि कोई भी एंटायर फंक्शन अगर बाउंडेड है तो ये तभी होगा जब f क्या है, कांस्टेंट। फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, इंप्लाई करता है कि फंक्शन कांस्टेंट, मतलब एंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एंटायर और अगर वो नॉन कांस्टेंट हो जाए, तो अगर एक एंटायर और नॉन कांस्टेंट फंक्शन ये इंप्लाई करता है कि f इज अनबाउंडेड। क्यों? क्योंकि अगर एंटायर और बाउंडेड हो जाएगा तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, बट अगर फंक्शन कांस्टेंट गिवन है इसका मतलब f क्या होगा, अनबाउंडेड। तो ये 2 अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट लिखा गया कि जितने भी एंटायर फंक्शन होते हैं अगर वो बाउंडेड हो जाए तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एंटायर
नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हमेशा अनबाउंडेड होता है। तो यहां से आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे साइन जेड। साइन जेड रियल में कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है, बट यहां पे देखो साइन जेड एंटायर फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट। तो यहां से लिविलिस थ्योरम से ये रिजल्ट निकल के आता है कि साइन जेड इज अनबाउंडेड। साइन जेड कैसा फंक्शन हो गया, अनबाउंडेड। ई रेस टू जेड एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट इंप्लाय ई रेस टू जेड इज अनबाउंडेड। तो यहां से आपके सामने एग्जांपल्स और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी साइन जेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर साइन एक्स जो होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है बाय -1 and 1, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे साइन जेड कैसा फंक्शन है, अनबाउंडेड है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऐसे आप साइन एच जेड, कॉस एच जेड, जितने भी एंटायर फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, और अगर वो नॉन कांस्टेंट है इंप्लाई करता है वो अनबाउंडेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिविलिस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिविलिस थ्योरम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान देखो, एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी पे। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक डोमेन दिया है जिसपे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहला तो पार्ट आपके पास ये आ गया, एक गिवन कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड, कि अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं फॉर एनी क्लोज कंटूर डी, तो डी में अगर मैं कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं और उसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, तो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था कि अगर मोरेरास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो डोमेन के अंदर, और अगर उसके अंदर डोमेन के अंदर मैं कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं और इंटीग्रेशन अगर 0 आता है किसी भी क्लोज कंटूर के अराउंड, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक होता है उस डोमेन डी पे। ये स्टेटमेंट है मोरेरास थ्योरम का। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन एनालिटिक, रॉन्ग। फंक्शन कह रहा है एनालिटिक, करेक्ट। कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एनालिटिक होगा ये कह सकते हैं। नन ऑफ दिस बी रॉन्ग, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमेशा पूछते हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बेसिस पे। आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली रिजल्ट बेसिस पे होते हैं। ज़्यादा आपको उसमें दिमाग, अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है तो आप क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरम, एक थ्योरम है कि अगर जेड एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटायर है, तो एंटायर फंक्शन का मतलब आपको पता होगा कि अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन जेड, कॉस जेड और एफ ऑफ जेड बाय जी ऑफ जेड सच दैट जी ऑफ जेड इज नॉन जीरो, वेयर एफ ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं, और अगर मैं रैशनल फंक्शन डिफाइन करता हूँ, बट उसमें सॉरी ये एंटायर फंक्शन नहीं होगा, एंटायर फंक्शन पूरे डोमेन पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो साइन जेड, कॉस जेड, साइन एच जेड, कॉस एच जेड, ई रेस टू जेड, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये 7 स्टैंडर्ड फंक्शन है। बाकी और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ई रेस टू एफ ऑफ जेड डिफाइन कर सकते हैं, और साइन रेस टू एफ ऑफ जेड। तो ये सारे टाइप के फंक्शन कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो इसीलिए हम उसे एंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया कि फंक्शन हमारे पास एंटायर गिवन है। इफ फंक्शन इज एनालिटिक एंड बाउंडेड, कह रहा है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो गया और बाउंडेड हो गया तो एफ ऑफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। ये किसके नाम से, मोरेरास थ्योरम तो है नहीं, क्योंकि मोरेरास थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी डोमेन पे, और अगर मैं कोई भी क्लोज कंटूर उस डोमेन के अंदर ले लूं और फंक्शन क्या हो जाए, इंटीग्रेशन, फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज कंटूर 0 हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो मोरेरास फंक्शन एनालिटिक होगा उस डोमेन पे। और ये स्टेटमेंट है मोरेरास थ्योरम का, तो ये हट गया। कॉची तो अलग ही है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी डोमेन पे और कोई भी क्लोज कंटूर ले लो तो इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग। जॉर्डन तो कर्व से रिलेटेड है, ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा आ जाता है लिविलिस थ्योरम। लिविलिस थ्योरम ये कहता है कि फंक्शन अगर एंटायर है प्लस बाउंडेड है तो देन एफ ऑफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लिविलिस थ्योरम। ये सब आपको नेट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो लोकल सेट वगैरह के एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि ये इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोरेरास थ्योरम की एग्जैक्ट कन्वर्स है किसका, कॉची थ्योरम का। मोरेरास थ्योरम वैलिड होता है फॉर ऑल फंक्शन एफ ऑफ जेड इन अ डोमेन फॉर विच इंटीग्रेशन जीरो। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मोरेरास थ्योरम ये शॉर्ट ऑफ कन्वर्स है कॉची थ्योरम का, और कह रहा है नॉन ऑफ द पीस। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखते हैं एक एक करके। पहला कह रहा है कि मोरेरास थ्योरम एग्जैक्ट कन्वर्स है कॉची थ्योरम का, तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट कन्वर्स ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वहां पे थ्योरम क्या था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी भी क्लोज कंटूर पे, और अगर आप कोई भी मतलब अगर फंक्शन कोई एनालिटिक है किसी डोमेन पे और उस पर कोई भी क्लोज कंटूर ले लो तो इंटीग्रेशन जीरो होगा। बट मोरेरास थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कोई भी क्लोज कंटूर पे इंटीग्रेशन जीरो है तो फंक्शन एनालिटिक होता है डोमेन पे। तो हम इसे कहते हैं कि ये मोरेरास थ्योरम जो है ये शॉर्ट ऑफ कन्वर्स है कॉची थ्योरम का, न कि एग्जैक्ट कन्वर्स है। मोरेरास थ्योरम वैलिड फॉर ऑल फंक्शन इन अ डोमेन फॉर विच इंटीग्रेशन जीरो, तो हर एक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होता। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और किसी भी क्लोज कंटूर के अराउंड इंटीग्रेशन जीरो है तब हम कहते हैं फंक्शन एनालिटिक होगा, तब ये कंडीशन वैलिड होती है। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिविलियस थ्योरम कि बाउंडेड एंटायर फंक्शन कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट लिविलियस थ्योरम का है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है बाइंडिंग नंबर का। आप लोग डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रीड कर सकते हो, मैं आपको बोर्ड पे इसका सिंपल मीनिंग बता देता हूँ कि बाइंडिंग नंबर क्या होता है। और उसके बाद फिर उसी के बेसिस पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग नंबर हम डिफाइन करेंगे, तो इसे भी हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो बोर्ड पे इसको हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग नंबर। देखो डेफिनेशन तो आप डायरेक्ट पीपीटी में से देख लो, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि अगर सपोज गैमा एक क्लोज कंटूर है, क्लोज कंटूर है और सी में से इस पॉइंट को माइनस कर दो और एक पॉइंट ले लो। ठीक है, मान लो ये पूरी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से आप एक पॉइंट ले लो ए, और ये इस तरीके से एक कोई गामा। ठीक है, ये सपोज कुछ इस तरीके से हमारे पास एक गामा, तो गामा पे वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, या तो वो अंदर हो या तो बाहर हो। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे हम लोग एक वाइंडिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं, जिसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। और ये सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, द वाइंडिंग नंबर ऑफ गैमा अबाउट द पॉइंट ए इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टाइम्स गैमा रैप अराउंड ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट को ये जो कंटूर है ये कितने बार इसको क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। जैसे एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट ए है और एक मैं गामा ले रहा हूं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने टाइम इसको रैप कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैं क्लोज ले लूं, ये और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर एक पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट को देखो, एक बार ये अराउंड कर रहा है, फिर उसके बाद ये सेकेंड टाइम फिर इसको क्या कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब जो वाइंडिंग नंबर होगा गैमा ए का कितने टाइम होगा 2, और दोनों किस डायरेक्शन में होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे हम लोग कहते हैं वाइंडिंग नंबर। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, किसी भी पॉइंट को कंटूर कितने टाइम्स को रैप कर रहा है, वो नंबर ऑफ टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं वाइंडिंग नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो माइनस साइन हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट है और इसको कोई क्लोज कंटूर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो जो वाइंडिंग नंबर होगा गैमा का एट अ पॉइंट ए पे वो हो जाएगा -1। और अगर सपोज एक पॉइंट यहां पे बी, तो जो वाइंडिंग नंबर होगा बी का वो कितना टाइम हो जाएगा, 0।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि वाइंडिंग नंबर किसी भी पॉइंट को गैमा कितने टाइम रैप कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं वाइंडिंग नंबर। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर, कि वाइंडिंग नंबर की मदद से हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। तो सेम वही डेफिनेशन है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन एनालिटिक, तो कोई भी गैमा एक क्लोज कंटूर है, ठीक है, गामा एक क्लोज कंटूर है और फंक्शन एनालिटिक है विथ इन एंड, मतलब ये सपोज कंटूर है, सर्कल ले लेते हैं, या फिर कोई भी क्लोज कंटूर, क्लोज कंटूर के ऊपर और इनसाइड क्या है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ए कोई भी इंटीरियर पॉइंट ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई वाइंडिंग नंबर एट ए इंटू एफ ऑफ ए। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, और ये 2 पाई आई ये साइड आ जाएगा और एन गैमा ए, मतलब जो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट था यहां पे आ जाएगा। तो सिंपल ये किसके टर्म्स में है, वाइंडिंग नंबर। तो कभी कभी क्वेश्चन वाइंडिंग नंबर के बेसिस पे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वाइंडिंग नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हमको कभी भी इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए फाइंड करना है और ए के अराउंड में वाइंडिंग नंबर क्या है, एन ऑफ गैमा ऑफ ए, तो उसको मल्टीप्लाई करना 2 पाई आई से और इस पॉइंट पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाइंडिंग नंबर के बेसिस पे हमने क्या किया है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को डिफाइन किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वाइंडिंग नंबर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो, तो एक बार ये डेफिनेशन रीड कर लो और ये डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड ये जो थ्योरम था ये आप लोग देख सकते हो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैमा एक क्लोज रेक्टिफिएबल कर्व है। रेक्टिफिएबल कर्व मतलब आप उसको डिफरेंट कर्व से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और अगर कोई भी ई उस गैमा पे बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि उस कंटूर पे नहीं आना चाहिए, तो जो 1/2 पाई आई डी जेड अपॉन जेड माइनस आई, इसका आंसर क्या आने वाला है। एक इंटीजर होगा या एक रैशनल नंबर होगा या एक रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी अगर मैं कॉची थ्योरम आपको दिखाऊं तो इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर तो क्या था, ये देखो, अगर मैं इस 2 पाई आई को उठा के यहां कर दूं, अगर मैं इस 2 पाई आई को उठा के यहां रख दूं तो ये आ जाएगा 1/2 पाई आई, और इस फंक्शन को एफ ऑफ जेड को मैं अगर 1 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आई ये आ गया, और एन गैमा ऑफ ए ये क्या है, एक वाइंडिंग नंबर है। और वाइंडिंग नंबर क्या होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो निगेटिव इंटीजर या तो जीरो। अगर एक बार भी इसको वाइंड अप नहीं कर रहा है, मतलब एक बार भी इसको रैप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको वाइंड अप करेगा तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो हम लोग कहते हैं निगेटिव। बट हमेशा होगा क्या, वो एक इंटीजर, हमेशा क्या आने वाला है, एक इंटीजर आने वाला है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें से, देखो इसी क्वेश्चन एक बार देख लो, वही है कॉची थ्योरम इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर। 2 पाई आई को उठा के यहाँ लेके आ गए और एफ ऑफ जेड के प्लेस पे 1, तो 2 पाई आई तो लेफ्ट साइड में आ गया, तो बचेगा क्या, वाइंडिंग नंबर ऑफ गैमा एट अ पॉइंट ए एंड एफ ऑफ ए। बट एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पे 1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो हर एक वैल्यू के लिए 1 होगा, मतलब ये कैसा आंसर आएगा इसका, हमेशा एक इंटीजर आने वाला है। तो रैशनल नंबर भी रॉन्ग, रियल नंबर भी रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स प्ले। ठीक है, वैसे तो इसके चारों आंसर राइट हो सकते हैं अगर मैं इसमें पार्ट सी की बात करता हूँ। क्यों, क्योंकि कोई भी इंटीजर है तो ऑटोमेटिक रैशनल नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर भी है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि इंटीजर रैशनल भी होता है, इंटीजर रियल नंबर भी है और इंटीजर कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन अगर ये पार्ट
बी का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ टिक करना है इंटीजर पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, इंटीजर। फिर कॉची इनइक्वालिटी, तो कॉची इनइक्वालिटी ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। उसी के बेसिस पे अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है कि इनसाइड ऑन द सर्कल और जिसका रेडियस आर है, तो ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, बोर्ड में इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल रेडियस आर दिया है, तो हम लोग इसको और थोड़े अच्छे तरीके से लिख के इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉची इनइक्वालिटी, तो कॉची इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी पता है तो डायरेक्टली इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है ऑन एंड विदिन अ सर्कल सी गिवन बाय z minus a is equal to r, and if function is bounded by m, that is f of z is less than is equal to m for all z belongs to c, then nth derivative at a point f is less than m into n factorial by r। ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस है किसका, जो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखे थे। डायरेक्टली उसी के बेसिस पे आ जाता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ले रहा हूं, सपोज ये मेरे पास सर्कल है सी जिसका सेंटर है ए, तो z माइनस ए इज इक्वल टू आर, ये आर रेडियस का एक सर्कल हो गया। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन अ सर्कल सी, मतलब सर्कल में और सर्कल के अंदर कोई फंक्शन एनालिटिक है एंड फंक्शन बाउंडेड है बाय एम, एफ इज अ बाउंडेड बाय एम। क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी सर्कल पे और उसके अंदर इनसाइड अगर फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन बाउंडेड बाय एम, देन अगर मैं फंक्शन का इस पॉइंट पे nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं तो वो लेस देन आ जाता है m इंटू एन फैक्टोरियल बाय आर एस टू एन। और ये सिंपल किसका कॉन्सिक्वेंस है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का। उसी में अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कॉची इनइक्वालिटी का, ये आपको इनइक्वालिटी याद रखना है। डायरेक्टली कभी कभी इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉची इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपको कॉची इनइक्वालिटी क्लियर हो गया, ये भी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो और स्टेटमेंट दोनों लगभग सेम है, बस वहां पे थोड़ा आर को मैंने कैपिटल आर ले लिया है, तो दोनों आप लोग समझ सकते हो। ये एक उसी का कोरोलरी है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है फॉर जेड माइनस जेड नॉट जो कि लेस देन आर, आपको क्या करना है, एक पॉइंट के अराउंड आर रेडियस का एक नेबरहुड ड्रॉ करना है। और अगर फंक्शन एनालिटिक है आर मतलब बाउंड्री को छोड़ के, वहां पे क्या था, बाउंड्री पे और उसके इनसाइड, और अगर कोई भी एफ ऑफ जेड माइनस बी इज लेस देन एम, तो देन एफ डैश जेड नॉट इज लेस देन एम बाय आर। तो ये इसका कोरोलरी है जो आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन सर्कल सी गिवन बाय जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट सेंटर है, आर उसका रेडियस है और फंक्शन बाउंडेड है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, क्योंकि लेस देन होता है तो लेस देन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एम बाय आर स्क्वायर, लेस देन नहीं है बल्कि लेस देन इज इक्वल टू, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आई थिंक हो गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में, और लिविलिस थ्योरम पे इजी क्वेश्चन पूछे गए अब तक, जब जो भी एग्जाम में पूछे गए,
और डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिविलिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरेरास थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग नंबर हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट हो सकता है पूछ सकते हैं। और इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन, कॉची इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग ने डिस्कस किए हैं। और आपका जो इसका पीपीटी है मैं आपको पीडीएफ पे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना होगा, ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप पे जो पहले वाला व्हाट्सअप ग्रुप था वो फुल हो चुका है, अगर स्पेस होगा तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, या तो मैंने अभी नया ग्रुप बनाया है, उसमें 3-4 मेंबर ही है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि पहले वाला ग्रुप फुल हो गया। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।